हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं शुभम। और आज हम इनसे जानेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे शुभम से। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, और एंड में ये भी जानेंगे कि शुभम क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे। शुभम 2023 में ही सिलेक्ट हुए हैं मेरे ही बैच में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर। और तो शुभम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। थैंक यू सचिन। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। मैंने बीटेक भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर बिहार से किया हूँ। 2021 का पास आउट हूँ मैं। तो 14 जून 2023 का मेरा इंटरव्यू था एनपीसीएल का, जिसको कि मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो शुभम, आपका इंटरव्यू कहाँ पे था और ये लगभग कितने मिनट चला था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू मुंबई में था और 52 टू 55 मिनट के आसपास ऐसा ही कुछ मेरा इंटरव्यू था। तो शुभम, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे, और वहाँ पे आप जब इंटर हुए तो माहौल कैसा था, और आप कैसे नर्वस थे, कैसे थे, क्या थे जब आपका? मैं इंटरव्यू हॉल में इंटर किया तो उससे इंटर करने से पहले जो पहले वाले कैंडिडेट जो इंटरव्यू देकर आ रहे थे, उनसे सिर्फ पंप और कंप्रेसर के सवाल पूछे गए थे, तो वो इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा प्रेशर हो रहा था, क्योंकि पंप और कंप्रेसर पे मुझे उतना कमांड नहीं था। हाँ। तो मैं जब अंदर गया तो उन्होंने बोला आइए शुभम जी बैठिए। उन्होंने इंट्रो भी हमारा नहीं लिया, हाँ। तो मुझे थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। हाँ। उसके बाद मैं अ, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बिहार से हो। उन्होंने ही बोला आप बिहार से हो, और मेरा नाम उन्होंने ही बोला था। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जाइए, अब आप 1 मिनट के आसपास ऐसा रहा होगा, वो जाइए अब आप बोर्ड पे चले जाइए और आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिख दें। हाँ। तो मैंने 4 ही फेवरेट सब्जेक्ट के नाम लिखे थे। हाँ। क्या क्या लिखा था आपने? थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हाँ। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स और सॉम इसलिए लास्ट में रखा था, क्योंकि या तो शुरू से शुरुआत करें या लास्ट से शुरुआत करें, मेरे दोनों स्ट्रॉन्ग पोर्शन से शुरुआत होगी, और मैं स्ट्रॉन्ग शुरू में ही अपना इम्पैक्ट दे देना चाहता था। हाँ। लेकिन उन्होंने बोला कि 5 लिखो। हाँ। तब मेरी प्लानिंग यहाँ पर फेल हो गई और मुझे 5वां आरएसी लिखना पड़ा। तो यहाँ पर मेरी प्लानिंग फेल हो गई थी। तब मैं डर रहा था कि वो आरएसी से न चालू कर दे, लेकिन उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स से चालू किया। अच्छा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि पावर प्लांट तो जानते ही होंगे। हाँ। बोले यस सर जानता हूँ। हाँ। तो पावर प्लांट कौन सी साइकिल पे काम करती है, उसके लिए आइडियल साइकिल क्या है? तो मैंने बोला उसके लिए आइडियल साइकिल तो कार्नोट साइकिल है। हाँ। तो उन्होंने बोला रैंकाइन साइकिल का नाम सुना होगा आपने? बोला यस सर सुना हूँ। हाँ। तो फिर उन्होंने रैंकाइन साइकिल से स्टार्ट किया। उन्होंने रैंकाइन साइकिल को पीबी टीएस, सिंपल रैंकाइन साइकिल को पीबी टीएस और एचएस डायग्राम में हमसे ड्रॉ करवाया। फिर जब मैं इसे ड्रॉ कर दिया तो उन्होंने बोला कि रीहीट रैंकाइन साइकिल को पीबी और टीएस में ड्रॉ करो। तो मैं टीएस में तो ड्रॉ कर दिया, जब मैं पीबी में ड्रॉ कर रहा था थोड़ा सा गलत कर दिया। हाँ। तो उन्होंने फिर मैं सही कर दिया उसको। तो मैं उससे मैं ड्रॉ कर रहा था, उससे पहले मुझे ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब मैं पीबी में ड्रॉ कर रहा था रीहीट रैंकाइन साइकिल को, तो मुझे थोड़ा सा मैं भूल गया था। तो मैं ये बोलूँगा कि बाहर में जो छोटी चीज़ लगती है वहाँ पर थोड़ा सा वो सीरियस हो जाती है। हाँ। तो थोड़ा इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो किसी चीज़ को इजी में ना ले। हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था यहाँ पर। फिर उन्होंने पूछा कि जो ये पीबी डायग्राम है, तो जो उसका सैचुरेटेड जो लिक्विड लाइन का जो स्लोप थोड़ा जो स्टीप होता है, ऐसा क्यों होता है? जो वेपर लाइन का जो थोड़ा एक्सपेंड ज़्यादा करता है, अच्छा। तो पीबी डायग्राम में। पीबी डायग्राम में ऐसा ही क्यों होता है? तो मैंने उन्हें बताया कि ये सैचुरेटेड लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बहुत, ऐसे तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर भी उसके करस्पॉन्डिंग बढ़ता है, सैचुरेशन टेम्परेचर, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है। और वेपर के केस में वही वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होता प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है उस समय, हाँ, तो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला टीएस डायग्राम में वो सिमेट्रिकल जो डोम बनता है, है। ये ऐसा ही क्यों बनता है? तो मैंने उनको इस पे बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है बढ़ता है, उसके करस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घटते जाता है, इसके कारण वो थोड़ा सिमेट्रिकल वे में हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो सैचुरेटेड जो टीएस डायग्राम जो बनता है, जो सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है, उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी घटते जाती है। तो उन्होंने बोला टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी घट कैसे जा रही है? तो फिर मैं यहाँ पर भी 10 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया, अरे ऐसा कैसे हो रहा है? तो मैंने उनको बताया कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन घट रहा है, इसीलिए वो घट रहा है। तो इस तरह से उन्होंने पीवी और टीएस डायग्राम पर इतने सवाल पूछे। फिर उन्होंने मुझसे एचएस डायग्राम भी ड्रॉ करवाया, और उसके डायग्राम मतलब किसका? वही वाटर का?
हाँ एच डायग्राम में रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ करवाया वाटर को। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि कार्नोट साइकिल क्यों नहीं पॉसिबल है। तो मैं पहले रीज़न तो मैं ये दिया कि कार्नोट साइकिल इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन पॉसिबल है सिर्फ 2 फेज रीजन में, सिंगल फेज रीजन में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो तो वेपर डोम में ही बनाते हैं, डोम में ही रैंकाइन साइकिल कार्नोट साइकिल क्यों नहीं पॉसिबल। डोम में हाँ तो फिर मैंने बोला कि जब जो जहाँ पर कंडेंसर से एग्जिट करता है जो चौथी पॉइंट होती है वहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों रहते हैं, तो कोई पंप को ऐसा डिजाइन नहीं है जो लिक्विड और वेपर दोनों के लिए है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो हाँ कर सके। तो उन्होंने कहा मान लो कि वो भी हो गया, मान लो कि वो भी है, कोई आइडियल डिवाइस हाँ कोई है, तब भी क्यों नहीं पॉसिबल है। तो मैंने एसके सोम सर का वीडियो देखा था NPTEL पे, उन्होंने बताया था, उन्होंने उस समय बोला भी था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। तो मुझे वो याद था कि जो अपर टेम्परेचर लिमिट है और लोअर टेम्परेचर लिमिट है दोनों को भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और वो प्रोसेस प्रेशर बढ़ा के उतना टेम्परेचर बढ़ाना है, जो कि सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से वो पॉसिबल नहीं है, बिना हीटिंग के उतना टेम्परेचर बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, जो कि सिंपल रैंकाइन साइकिल में थोड़ा सा बढ़ता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ेगा। हाँ जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पर वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो फिर इसके बाद कार्नोट साइकिल पे इतना बताने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा खुश हुए थे। तो मुझे भी लगा चलो अच्छा चल रहा है, इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो कंडेंसर पे जो एग्जिट प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर होता है, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी जो कम होता है, तो जो वो इफिशियंसी को डिसाइड करता है, यानी हीट जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट होता है वो इफिशियंसी को डिसाइड करता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि हमारा जो नॉर्मल वाटर है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे एम्बिएंट टेम्परेचर अवेलेबल होता है, जिसको कि हम कूल के लिए भेजते हैं, कूलिंग के लिए, तो हम उसे रेफ्रिजरेशन करके 5 डिग्री कर दें, उसके बाद उसमें भेजें, तब तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो मैं बोल दिया कि रेफ्रिजरेशन करने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी, शायद वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती होगी, जितना इफिशियंसी बढ़ता होगा उससे ज़्यादा कॉस्ट लग जाती होगी, शायद इसके लिए नहीं करते होंगे। तो आप लोग भी इसका आंसर खोजिएगा, शायद वो इस पर खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे इस आंसर से। तो हाँ बोल लें। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा फिर? हाँ यहाँ पर फिर कार्नोट साइकिल के बाद उन्होंने पूछा कि पावर प्लांट का एफिशिएंसी 30 to 40% ही क्यों होता है। नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो मैंने बोला कि 35 to 40%। तो उन्होंने बोला कि 60% एनर्जी जाती कहाँ है फिर। तो मैं बोला कि हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में, टरबाइन में भी इरिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और हीट पाइपिंग में भी हीट लॉस होते होंगे। तो बोले कि इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं हो जाता, 60% ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जा कहाँ रहा। तो ये सब वो जवाब से खुश नहीं थे, उतने खुश नहीं थे जितना वो शायद वो जो कुछ सुनना चाह रहे थे, जो कि मैं वहाँ पर बोल भी नहीं पाया था। बाद में मुझे दोस्तों से बात किया तो मुझे लोगों ने बताया कि फ्यूल से जो वाटर में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उस दौरान मेजर लॉस हो जाती है। तो इस पर भी जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं देख लें, हाँ तैयार कर लें। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स मेरा 20-25 मिनट के आसपास डिस्कशन में थर्मोडायनेमिक्स से इतने ही सवाल पूछे गए थे। अब वो लोग सॉम पर आ गए। तो थर्मो मेरा अच्छा गया था, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में था कि मैंने एक सब्जेक्ट अच्छा किया हूँ। 2-3 जवाब से वो बहुत खुश थे, तो मुझे लगा कॉन्फिडेंस में थे हम, कॉन्फिडेंस आ गया था और नॉर्मल हो गया था मैं। तो मैं वो सॉम से स्टार्ट हुआ। सॉम में उन्होंने बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एक हॉलो शाफ्ट है, एक सॉलिड शाफ्ट है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो मास पर यूनिट लेंथ किसका ज़्यादा होगा, मास किस में ज़्यादा होगा। और मैंने बोल दिया सॉलिड का। तो मुझे तो इसमें सिंपल सा लगा सॉलिड का होगा, और वो लोग हंस रहे थे मुझे कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं डर गया कि शायद कुछ गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैं देखा, फिर सोचा वही होगा, डेंसिटी भी सेम है, सारे सेम है। फिर मैं बोला यही होगा। तो उन्होंने बोला श्योर हो यही होगा। तो मैं सोचा कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। फिर मैं सोचा, फिर मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं श्योर होकर बोला यस सर यही होगा। तो फिर वो आगे बढ़े। तब फिर उन्होंने मुझे एक बीम दिया और उस पर एक टॉर्क लगा रहे थे, और इंड पे एक फिक्स बीम था, टॉर्क लगा रहे थे इंड पे, और एक ट्रांसवर्स लोड लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला इस बीम को डिजाइन करो। तो मैंने बोला सर इस पर जो टॉर्क लग रहा है इसके कारण जो टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, इसी पर हम सॉलिड शाफ्ट में पढ़े हैं, इसमें पढ़े नहीं है, तो उसका इक्वेशन हमें पता नहीं है, तो इसको डिजाइन कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसे आप राउंड कर दो, सॉलिड शाफ्ट कर दो, रेक्टेंगुलर जो क्रॉस सेक्शन था उसका सर्कुलर कर दिया। और फिर मैंने अप्रोच बताया
उसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे। मैंने क्रिटिकल सेक्शन बताया कि फिक्स इंड पे जो पेरीफेरी पे टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और उसके बाद मैंने पूछा कि आप ये जो मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल है या ब्रिटल मटेरियल है। तो अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो वीक इन शेयर होगा, ब्रिटल मटेरियल होगा तो वीक इन टेंशन होगा। तो या तो नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे रैंकाइन थ्योरी या तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है डक्टाइल मटेरियल है। तो मैंने उससे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू भी निकाल दिया था, सिग्मा 1 2 का फार्मूला लिख दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला मोड सर्किल ड्रॉ करने के लिए उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। तो मैंने मोड सर्किल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने वहाँ से टाउ मैक्स निकाला। उसके बाद बोला टाउ मैक्स जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू SYT/2 होना चाहिए। इसके फार्मूला में डी का, इसके एक्सप्रेशन में डी है, वहाँ से डायमीटर निकल जाएगा, शाफ्ट का डिजाइन हो जाएगा। वो यही जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसा बताओ जिससे उसका डायमीटर निकल सके। तो उन्होंने बोला SYT/2 ही क्यों। तो मैं उस समय नहीं बता पाया, कन्फ्यूज हो गया SYT/2 क्यों होता है। तब फिर उन्होंने ही वहाँ पर आंसर बताया, बोला कि जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो जो यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट करते हैं ना, तो जिस समय पर फेलवर होता है SYT यील्ड स्ट्रेंथ, तो टाउ मैक्स जो होगा वहाँ पे SYT/2 होगा, तो उसी के लिए SYT/2। तो उन्होंने ही इसका आंसर किया। तो वही है कि आपको मतलब हेल्प भी करते हैं। हाँ, वो लोग हेल्प, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अप्रोच में जा रहे हो, तो वो हेल्प भी करते हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना बस। और इसके बाद उन्होंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे गए हो। उन्होंने पूछा टफनेस का नाम सुना होगा आपने। तो मैंने बोला यस सर सुना हूँ। तो टफनेस का डिफिनेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करवाया, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे उन्होंने पूछा। यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग भी उन्होंने पूछा। और जितने भी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल रीजन, सारे उन्होंने पूछ डाले। तो इस तरह से हमारा सॉम भी ख़त्म हो गया। तो अब सॉम के बाद हमने जो वो हीट थर्मोडायनेमिक्स के बाद सॉम पर आ गए थे। मतलब मेरा इरेगुलरिटी कर दिए थे जो मैंने सब्जेक्ट ऑर्डर लिखा था। उसके बाद मुझे लगा वो FM पे जाएंगे, लेकिन वो हीट ट्रांसफर पे आ गए। और इस दौरान लगभग 40 मिनट के आसपास हो गए होंगे हमारा। तो जब हीट ट्रांसफर में उन्होंने बोला कि एक स्लैब है, प्लेन स्लैब है, एक तरफ वाटर है, एक तरफ एयर है, दोनों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही है, एयर का टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करो। तब मैं जब बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने पूछ दिया कि सर क्या इसमें हीट जनरेशन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम रट के आए हो, बुक से रट के आए हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो मैं सोचा पता नहीं क्या क्वेश्चन चेंज कर दिया इन्होंने, क्या होता है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि मैंने 2 सब्जेक्ट अच्छा किए हैं तो मेरा इम्पैक्ट अच्छा है, तीसरा भी अच्छा कर दूंगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं सोचा अप्रोच लेता हूँ। तो मैंने अप्रोच लिया। तो मैं बोलूँगा टेम्परेचर प्रोफाइल के रिगार्डिंग गिल सर का जो इंटरव्यू सीरीज है वो देख लो, बहुत हेल्प करती है। उन्होंने जो बताया था मुझे बहुत हेल्प किया था। तो उनकी सीरीज है कुछ वीडियो की, बार्क और NPCL दोनों के लिए है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। तो देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ कि मैंने उनके द्वारा अप्रोच जो लगाया था, उन्होंने बताया था एक कंट्रोल वॉल्यूम लो, उसमें एनर्जी इक्वेशन लिखो, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन बराबर चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने उसको लगाया। उसके बाद बोला कि सर बिना हीट जनरेशन हुए हीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसलिए सारे जो लेयर हैं सारे के टेम्परेचर सेम होंगे। तो वो बोले कि हाँ ठीक है। तो वो खुश हो गए, मैं बोला तो वो खुश हो गए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब हीट जनरेशन हो रहा है तब बताओ। तो हीट जनरेशन हुआ तो मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया। हीट जनरेशन कैसे मेरे दिमाग में छपा हुआ था, मैंने सिमेट्रिकल जो टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं ना, बीच में टेम एक्स कर देते हैं, वो मैंने कर दिया। तो मैंने कर दिया। उन्होंने बोला यही होगा। तो मैं बोला नहीं सर सॉरी सर, ये नहीं होगा। वाटर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा है और एयर का कम है, तो ज़्यादा जो हीट ट्रांसफर होगी वो वाटर साइड होगी। तो जो मैक्सिमम जो पीक आएगा वो एयर साइड आएगा। तो क्योंकि जो हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो इधर हीट ज़्यादा कंडक्ट होगी, अब इधर वही कन्वेक्ट होगी, फिर अब इधर कन्वेक्ट होगी। तो इस तरह से उन्होंने ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। फिर वो लोग बोले कि ठीक है। तो हमारा 45-50 मिनट हो चुका था। तो वो लोग अब इंटरव्यू को ख़त्म ही करने वाले थे कि उन्होंने आपस में बात कर रहे थे कि और कुछ पूछिएगा। तो इन्होंने बोला RAC से भी कुछ पूछ लेते हैं। तो मैं सोचा RAC से भी सवाल आने वाले हैं, और RAC में मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उन्होंने पूछा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में तीनों का सिंपल डिफिनेशन पूछा। उसके बाद पूछा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही ज़्यादा क्यों होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर बीच में होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर
नीचे होता सबसे नीचे नीचे होता है। ऐसे सैचुरेटेड केस में तीनों सेम, एक केस में तीनों सेम जगह पे आती है। तो मैंने बोला कि वो जो मैंने इसका अच्छा सा आंसर नहीं कर पाया था। हाँ, अच्छा। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। हाँ, तो इस तरह से इतने ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो एंड में लेकिन ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, जो मतलब आपने क्वेश्चंस के आंसर बताए वो काफ़ी अच्छे बताए। हाँ, काफ़ी अच्छे। मेरे 4 सब्जेक्ट से पूछे गए थे, जिसमें आरएससी से लास्ट क्वेश्चन था। बाकी 3 सब्जेक्ट हमने अच्छा किया था। कहीं कहीं बस फंसा, तो वहाँ पे सॉरी सर बोला था, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया था। और ये भी है कि आपसे सीधा मतलब डायरेक्ट यही पूछ लिया कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हाँ, तो उन्होंने आपने यही पूछ हाँ लिया। सीधे गए, उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट बोला कि जाओ बोर्ड पर लिख दो, और बोला कि शॉर्ट में ही लिखना। हाँ, तो मैंने लिख दिया। और मैं ये सोच के रखा था कि फर्स्ट पे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और लास्ट पे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ये दोनों करूँगा। क्या कि कहीं से चालू करें तो हम पहला सब्जेक्ट में ही अपना इम्पैक्ट छोड़ दें कि सबसे अच्छा कर दे। बाद में ऐसा ना हो कि पहला विकेट जल्द गिर जाए, उसके बाद लड़खड़ाती चले जाए। तो हमारा ये प्लानिंग था, और बहुत हद तक इसमें हम सफल भी हुए। तो शुभम, कोई टिप्स देना चाहोगे आप जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि जो लोगों का मुंबई में इंटरव्यू है, जो लोग मुंबई देने जाएंगे, वो अपना फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करे, जो बेसिक जो सब्जेक्ट है। खासकर जो फ्रेशर्स हैं, हाँ, खास करके जो फ्रेशर्स हैं, हाँ, जो जॉब कर रहे हैं उनसे तो वो जॉब वाले पूछेंगे ही। तो फंडामेंटल्स में जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट? जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हीट ट्रांसफर, ये 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर ले। और इन पे इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर खुद से प्रैक्टिस करे कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ये भी है कि अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आप बोलते हो तो उसमें वो भी आ जाएगा, पावर प्लांट आ जाएगा। की हाँ, जो बेसिक चीजें हैं जैसे रैंकाइन साइकिल हो गया, ये तो जरूरी आएगा, मतलब ये तो तैयारी करना है। हाँ। और पावर प्लांट अगर आप बोल देते हो तो हो सकता है कुछ पावर प्लांट में और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो सब पूछ दे। हाँ, और वैसे आप थर्मोडायनेमिक्स बोलोगे तो सिर्फ रैंकाइन पर ही रह जाते हैं वो। तो ये हमारे लिए एडवांटेज होता है, हमारे साथ भी ये हुआ था। तो और कुछ कहना चाहोगे आप, कोई टिप्स? अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ पे इस चैनल पे भी हम बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वो सब भी प्रीवियस हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें। इसके आंसर्स नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ से बता देंगे। हाँ, कमेंट, अगर कोई क्वेश्चन में आप फंसते हो तो हमें जो आंसर हमें लगता है वो हम अपना। और एक बात और बताना चाहूँगा कि करेक्ट आंसर नहीं होता है किसी क्वेश्चन का, वो अप्रोच जानना चाहते हैं। हो सकता है इसमें बहुत सारे मैं आंसर किया होगा, वो गलत किया होगा, लेकिन वो अप्रोच देखना चाह रहे थे कि क्या अप्रोच है। तो BARC और NPCL दोनों के लिए ये वैलिड है, खास करके मुंबई वाले सेंटर में। तो एंड में शुभम, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सचिन। आपने बहुत ही अपना वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का वो शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, और उनको आने वाले समय में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और थैंक यू एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा। धन्यवाद।